नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास में कि हमारा जो कंप्यूटर सूचना संप्रेषण और तकनीकी जो हमारा पेपर है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का 10वां, उसकी पहली यूनिट आप लोग पढ़ेंगे आज, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई लर्निंग के बारे में। तो इस क्वेश्चन पेपर से मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊँगा इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। आप लोग एक काम और कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। उसमें आपके एसटीसी और रीट की क्लास है। एसटीसी के बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उसमें मैं आपको रीट की क्लासें दूंगा, ठीक है। और इसी चैनल पर आपको वीडियोज भी मिलेंगी और टेलीग्राम पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स वगैरह। तो देखिए, शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि नए शैक्षिक अनुसंधान कार्य करने के लिए, शैक्षिक कौशलों का विकास करने के लिए, जटिल विषय वस्तु को सरल करने के लिए, इन सब काम करने के लिए, उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। इन सब चीज़ों की आवश्यकताओं के लिए शिक्षक को आवश्यकता पड़ती है आईसीटी की। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की धुरी क्या होता है? बालक होता है। एनसीएफ 2005 ने माना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शैक्षिक तकनीकी के किस उपागम में विज्ञान के आविष्कारों का भौतिक प्रयोग किया जाता है? भौतिक प्रयोग की बात की जा रही है, तो आंसर क्या होगा? कठोर शिल्प उपागम होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, शिक्षा में तकनीकी का उदाहरण है, तकनीकी का उदाहरण है कंप्यूटर द्वारा शिक्षण, ये कंप्यूटर द्वारा ही तो है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में तकनीकी का फिर से एक उदाहरण बताइए आप लोग। तो देखो, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये OHP होता है ना, ये टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होता है। अगला बताइए, NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने अपने विद्यार्थियों के लिए वेब पर आधारित ऑडियो सेवा कब आरंभ की थी? जुलाई 2012 में, नोट लगा लीजिए इस पर। अगला क्वेश्चन है अपना, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान यानी ELTI बीकानेर द्वारा विद्यार्थियों के लिए सेल फोन के माध्यम से लर्निंग की कौन सी सुविधा योजना शुरू की थी? तो सेल फोन एडेड लर्निंग यानी CPAL, याद रखेंगे। सेल फोन एडेड लर्निंग योजना में ELTI बीकानेर द्वारा कब शुरू की गई थी? ये हुई थी साथियों, CPAL शुरू हुई थी, ये कब हुई थी? ये जून 2011 में हुई थी। क्लियर? आगे देखेंगे, ई लर्निंग में प्रस्तुतिकरण का आधुनिक तरीका कौन सा है? PPT। कौन सा है? PPT, ठीक है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति अंग्रेजी के संगुइन पद्धति के नाम से विख्यात है? नोट लगाइए, त्रिपद पद्धति, जिसको संगुइन पद्धति के नाम से जानते हैं। बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत बताओ किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिखंड की बात की जा रही है यार, किसने दिया था? और त्रितत्व की बात करें तो बताओ जल्दी से। त्रितत्व सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। अंतर समझ लेना आप लोग, साइकोलॉजी के विद्यार्थी हो आप लोग। थॉर्नडाइक ने दिया था त्रितत्व सिद्धांत, और त्रिखंड सिद्धांत दिया था स्पिनर ने। अंतर समझना। चलिए, अरे यहाँ पे तो भैया ये बुद्धि जो अपनी यूनिट है ना, उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। बुद्धि हमारी साइकोलॉजी में यूनिट है, उसको भी यहाँ पर दृष्टिगोचर किया जा रहा है। तो देखेंगे, दूसरों की अनुभूति तथा विभेद करने संबंधी योग्यता किस बुद्धि के अंतर्गत आती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टर ने दिया था। किसने दिया था? थर्स्टर ने। सर्वप्रथम कंप्यूटर सहायक अधिगम, ठीक है ना, कंप्यूटर सहायक अधिगम किस देश में शुरू हुआ? अमेरिका के अंदर। अगला देखेंगे, कंप्यूटर सहायता अनुदेशन के क्षेत्र में सबसे पहले किसने बहुविकल्पीय मशीन व पंच बोर्ड उपकरण लगाया था? प्रेसीज ने लगाया था भाई। अगला देखेंगे आप लोग, प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्यतः उपयोग में क्या चीज़ लाई जाती है? वो MR सीट काम में लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप की जो प्रश्न जो एग्ज़ाम होती है ना, उसमें। विश्व में सूचना एवं संप्रेषण विज्ञान शब्द का प्रचलन कब हुआ? नोट लगाइए इस क्वेश्चन पर। 1950 में हुआ था ICT शब्द का प्रयोग। चलिए, अब हम आते थोड़े आगे। संज्ञानवाद किसे कहते हैं? साइकोलॉजी है पूरी पूरी, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये कंप्यूटर जैसा आपको फील हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ेंगे पूरा इसमें, क्योंकि शिक्षण विधियाँ इसमें शामिल की गई है। इसके अनुसार सभी अधिगम व्यवहार को परिवर्तित करने से नहीं होते, अपितु या बल्कि छात्र भी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी होते हैं। छात्र का मस्तिष्क कंप्यूटर प्रोसेसर की तरह काम करता है। अधिगमकर्ता को अधिगम तब होता है जब शिक्षक सूचनाओं को विद्यार्थियों के साथ संगठित रूप से प्रस्तुत करता है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र और शिक्षक के समन्वय से
विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग। वर्ड प्रोडक्शन क्या है? वर्ड प्रोडक्शन क्या है? तो एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर आधारित तकनीकी पर, जो विद्यार्थियों को भाषा समझने में मदद करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट पढ़ना है केवल। ई लर्निंग में शैक्षिक तकनीकी का किस प्रकार सहयोग है, यानी सहायक है। इसकी सहायता से विषय वस्तु इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाती है, जैसे ई बुक्स हुई, ई लाइब्रेरी, ई रिपोर्ट, ई क्लिपिंग, ई जर्नल, ठीक है ना, आदि के माध्यम से विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक उपलब्ध करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है जनसंचार का उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य है? तो जनसंचार वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से शिक्षक और विद्यार्थी आपस में जुड़ जाते हैं, उसको क्या कहेंगे? जनसंचार। इसका प्रमुख उद्देश्य एक ही है, संप्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य समन्वय स्थापित कर ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। CPEL के बारे में आपने अभी पढ़ा है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान बीकानेर ELTI के द्वारा कक्षा 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सेल फोन एडेड लर्निंग योजना जून 2011 में शुरू की गई थी। और इससे संबंधित सामग्री व ऑडियो जो पाठ हैं वो सब किस पर मिलते हैं? एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.ctor.in। इस पर ये मटेरियल अवेलेबल होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। ई लर्निंग के 5 मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? पहला है श्रोता के स्तर को ध्यान में रखना। दूसरा है विषय वस्तु के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना। तीसरा है पेज डिजाइन पर ध्यान देना। चौथा है सीखने वालों को व्यस्त रखें, वे आकर्षक हो। और पांचवा है विषय वस्तु उपयोगी हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे कि हार्डवेयर तकनीकी के कितने प्रकार हैं? तो हार्डवेयर तकनीकी हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली है श्रव्य सामग्री, दूसरी है दृश्य सामग्री, और तीसरी है मिक्सचर, यानी श्रव्य और दृश्य दोनों काम आती है, जैसे हमारा टेलीविज़न हुआ। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या आता है? दृश्य और श्रव्य दोनों में आता है। श्रव्य सामग्री जैसे हमारा टैप रिकॉर्डर, ऑडियो। ठीक है। दृश्य सामग्री के अंदर जो केवल दिखाई देता है, जिसमें आवाज़ नहीं आती है, तो वो 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत शामिल किन्हीं उपकरणों के नाम। तो देखेंगे जो शिक्षा की टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारे उपकरण शामिल हैं, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, डिस्प्ले बोर्ड, प्रोजेक्ट सामग्री, ओवरहेड प्रोजेक्टर, विजुअलाइजर, मोबाइल कैमरा, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सब क्या है? हमारे आज करके टेक्नोलॉजिक उपकरण है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पर कि शिक्षा की तकनीकी का अर्थ क्या है। ठीक है। शिक्षा की तकनीकी अधिगम प्रक्रिया में वैज्ञानिक ज्ञान के संसाधनों के व्यवस्थित प्रयोग से है, जिसमें व्यक्ति को ज्ञान आहरण प्रक्रिया और प्रयोग के दौरान गुजरना पड़ता है। इसमें प्रमुख स्थान शिक्षक का ही है, परंतु शिक्षक तकनीकी कभी भी शिक्षक का विकल्प नहीं हो सकती। इसमें तकनीकी का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को प्रयोग करने के योग्य बनाता है, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन भी लाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ना, जरूर पढ़ना, श्योर। अब आइए अगला क्वेश्चन है अपना, ये वाला देखेंगे ऊपर थोड़ा सा। कक्षा तकनीकी में प्रयुक्त 4 प्रकार की अंतःक्रियाओं के नाम बताइए। याद रखना एक तो। दूसरा है हमारा एक क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन किसे कहते हैं? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन एक विद्यार्थी और एक शिक्षक कंप्यूटर नियंत्रित डिस्प्ले, अनुक्रिया और आउटपुट डिवाइस के मध्य शैक्षिक निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए जो अंतःक्रिया की जाती है उसे हम CAI कहते हैं, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, रूबिक्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार उपयोगी है? रूबिक्स विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के रेटिंग स्केल्स होते हैं। आप लोग गणित में भी पढ़ के आए होंगे रूबिक्स को, जिसके आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ साथ प्रदत्त कार्य में अधिगम उपलब्धि का मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, संकल्पना मानचित्र क्या है? तो ये आप लोग एक रेखा चित्र होता है जिसमें प्रत्येक बिंदु संकल्पना लेवल से जुड़े होते हैं। वे एक निर्देश रेखा पर एक दूसरे से संबंध रहते हैं। संकल्पना बिंदु वंशक्रम में साधारण विशेष की ओर व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम आते हैं थोड़े अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की तरफ। तो देखो, निबंधात्मक तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने निबंधात्मक प्रश्न तो ऐप पर बता रखे हैं, छोटे प्रश्न भी बता रखे हैं,
हालांकि लेकिन मैं छोटे प्रश्नों को यहाँ पर बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। चलिए निशान लगा लीजिए आप लोग, वीडियो लंबा होने के बजाय, मेरे यहाँ पढ़ाने के बजाय आप लोग खुद पढ़े, आप लोग निशान लगाते जाइए कि वर्तमान में कौन से अधिगम सिद्धांत या उपागम को अधिकाधिक स्थान दिया जा रहा है, नहीं रचनावाद को दिया जा रहा है। तो रचनावाद किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका देखिए, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार कितने हैं। तो 3 प्रकार हैं, याद रखना आप लोग। कठोर शिल्प उपागम जिसको शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट बोलते हैं, दूसरा है कोमल उपागम जिसको तकनीकी सेकंड बोलते हैं, और एक है प्रणाली उपागम जिसको तकनीकी थर्ड बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखते जाइए, फटाफट निशान लगा लो। अगला क्वेश्चन है ई लर्निंग के उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी। ई लर्निंग के क्या उपयोग हैं, एक ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है श्योरली, याद रखना, भूलना नहीं है। अगला देखिए, शैक्षिक ई लर्निंग में, शैक्षिक तकनीकी में ई लर्निंग की हानियाँ, ठीक है। अभी हमने उपयोग पढ़े, अब हम हानियाँ पढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। अब आइए, एक तो है हमारी संशोधित व्याख्यान विधि और एक है हमारी व्याख्यान प्रदर्शन विधि। तो ये आपको पढ़ना है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ह्यूरिस्टिक विधि से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, और ह्यूरिस्टिक विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, इसके उल्लेख करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि तो आएगी आएगी, ठीक है ना भाई। और ये प्रयोजना विधि, देखो शिक्षण विधि आप लोगों ने गणित में पढ़ के आए हो, शिक्षण विधि एक क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना। प्रयोजना विधि किसे कहते हैं, इसके प्रमुख सोपान कौन कौन से, इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ लेना आप लोग। इसके अलावा तुमको निबंधात्मक प्रश्न पढ़ने हैं, आपको मैंने ऐप पर बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। धन्यवाद।